Okay, guys, recording has begun. Today, uh, this is your fourth day of your past paper practice session, and today we will finish the writing paper, inshallah, by attempting the second bullet point in front of you. Yesterday, हम लोगों ने पहला bullet point किया था. This time we're going to attempt the second bullet point, and उसको हम देखेंगे किस तरीके से attempt करना है. ठीक है? Okay. मुझे आप लोग एक चीज़ बता दो. If you guys want to write on the in the group कि मैं bilingual बोलूँ या monolingual बोलूँ. I am fluent in English. I'm fluent in Urdu as well, but I feel much more comfortable when I talk in English. But मैं दोनों ज़बानें बोल सकती हूँ. Which one you guys want? मैं bilingual बोलूँ या उर्दू primarily बोलूँ या mix करके बोलूँ? ग्रुप में लिख के बता दो. कोई एक बच्चा बता दे. कोई ऐसा नहीं. Mix. Okay. Acha. Mix or English. Mix. Okay, guys. Mix. All right. I got it. Mix. I guess like mix. Okay. Thank you. I got the message. Mix. All right. Mix. ठीक है. Mix करके बोलते हैं. All right. So हम start करते हैं. ठीक है. मैं अपनी screen share करती हूँ. Full screen share करती हूँ ताकि आप लोग हमारा देख सकें. हम second bullet point attempt करने लगे. एक बच्ची है. I think मरियम है या अब्दुल्ला. पता नहीं इसका क्या नाम है, लेकिन उस बच्ची ने ना शेयर किया हुआ है मेरे साथ. मैं जैसे मैंने अभी दिया था उसको. I gave her that feedback, as you guys saw. I gave her a feedback, and उस feedback में उसने क्या किया था कि आपने देखा उसने ऊपर वाले points ठीक लिखे हैं, नीचे उसने argument में गलती कर दी. अब argument में उसने क्या गलती की है, ठीक है, क्या गलती की argument में उसने, हम ये वाला point करेंगे आज कि क्या उसने उसका पूरा का पूरा जो if she is with me, उस बच्ची if you're with me in the class, बस मैं ये कहना चाहती हूँ थोड़ी सी. एक तो मैं तुम लोगों को बता रही थी कि कल तुम लोगों ने जब मेरे साथ ये किया है, ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा कि ये एक चीज जिस उस स्टूडेंट ने मिस की हुई थी वो ये अंडरलाइंड स्टेटमेंट्स थी. इसको क्या कहते हैं अंडरलाइन स्टेटमेंट्स को? इनको हम कहते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स. टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी एनालिसिस में इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स होना ज़रूरी है. अगर ये नहीं होंगी तो मतलब वही वाला मार्क मिलेगा. ये जो मैं तुम लोगों को दिखा रही थी ना उस दिन, मार्किंग स्कीम में आप लोगों को दिखा रही थी. मैं दोबारा दिखा देती हूँ. ये देखो कि रीडिंग टेबल हम देख लें. राइटिंग टेबल इसको चलो देख लेते हैं. ये वाले मार्क्स मिलेंगे. 7 to 8 वाले मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को. ठीक है. और राइटिंग में भी आपको 10 to 12 वाले मार्क मिलेंगे. ठीक है. तो अगर इस चीज को somehow हम लोगों ने इरेज करना है तो यू हैव टू एंडोर्स दैट पॉइंट. इसको कहते हैं एंडोर्समेंट. इवैल्यूएटिव एंडोर्समेंट. ठीक है. तो इट्स नेसेसरी कि आप एक स्ट्रक्चर ये है. ये मैं दोबारा स्ट्रक्चर बताती हूँ. जब कंटेंट पॉइंट पिक करते हैं और उसको समराइज करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस कंटेंट पॉइंट को कैसे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ये सीक्वेंस है, इसको फॉलो करो. लिंकिंग वर्ड फॉलोड बाय summarized view of content point and summarized view of content point or evaluative statement. ठीक है. ये 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है. ये मैंने लिखा हुआ है. मैं अगर तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल विदाउट रिकॉर्डिंग ये देखते तुम्हें पता होना चाहिए. ये है और ये इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है इस तरह करके. ठीक है. ओके. ये इस तरह मैंने पूरा का पूरा अरेंज किया हुआ है. हर कंटेंट पॉइंट मैंने इस तरह अरेंज किया हुआ है. हर कंटेंट पॉइंट मैंने इस तरह तरीके से अरेंज किया हुआ है. एक ये कंटेंट पॉइंट है, कल ये किया था, ये यहाँ तक है. ठीक है. फिर अगला वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये एक स्ट्रक्चर है कंटेंट पॉइंट का व्हेन यू समराइज इट. ऑलराइट. एंड दिस helps you get good marks. This is what helps you get good marks. Okay. All right. Okay. किसी का क्यूरी है ये? Sure. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ.
एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब कंटेंट पॉइंट को आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, आप जब पिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कल पिक किया था, यहाँ से कंटेंट पॉइंट पिक किया था, ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल किया था मैंने, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला कंटेंट पॉइंट मैंने पिक किया था। तो मैंने क्या किया था, उसको मैंने सबसे पहले उसका यहाँ लिंकिंग वर्ड डाला जो कि मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, फिर मैंने उसको अपने वर्ड्स में समराइज किया, अपने वर्ड्स में लिखा, और फिर मैंने एवेल्यूएटिव स्टेटमेंट लिख दी उसकी। एवेल्यूएटिव स्टेटमेंट क्या है कि मैंने उसी पॉइंट को एंडोर्स किया। आपकी मार्किंग स्कीम में एक चीज लिखी हुई है कि बच्चे ने कोई अलग से अपने से पॉइंट डाला है बीच में, मैंने अलग से पॉइंट नहीं डाला, मैंने इस चीज को खास तौर पे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा है कि मेरा ये वाली इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट किसी सूरत में अलग से एक पॉइंट नहीं लगनी चाहिए। मेरी ये इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट जो कंटेंट पॉइंट है उसको एंडोर्स कर रहा है, यानी मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे करके बयान कर रही हूँ, ठीक है। जैसे देखो, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट गिव्स विजिटर्स एन एक्सोटिक एक्सपीरियंस ऑन द साइट ऑफ सम नियर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अब मैंने ये क्या मैंने किया है, मैंने इसी को एंडोर्स किया है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी बात को मैंने उसके आगे एक और उसकी एक भली बात बताई, एक सही बात बताई है, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है मैंने गो टू जूस। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं, Moreover, linking में लिखा हुआ है quality time spent one's family is a real treat experience often in a city zoos। ये मैंने उसको linking word से, फिर उसके बाद linking word डाला, फिर मैंने content point को summarize किया, और फिर मैंने as busy lifestyles has inhibited such interactions, as busy lifestyles have, I'm sorry, I have inhibited such interactions, ठीक है। अब ये मैंने एक और content point मैंने उसमें एक endorse कर दिया उस point को, ठीक है, ओके। In addition to this, zoos have, अब फिर से यहाँ पे मैंने linking word डाला, zoos have become a source of entertainment for masses, resulting in a vibrant, exciting environment to experience at personal level as well, to experience entertainment, experience a change at personal level as well, ठीक है। ये सारी बातें एंडोर्स कर रही हैं, न्यू पॉइंट नहीं लगना चाहिए। फिर बोल रही हूँ, अपने से कोई बात नहीं डालनी, ये मैं क्लियरली बता रही हूँ, अपने से कोई बात नहीं डालनी। तो फिर आप, अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, काफी अरसे से कह रहे हैं, 6-7 महीने हो गए बल्कि उससे भी ज्यादा, कि हम मैम यहाँ से एक पॉइंट पे करते हैं, फिर हम वहां से एक पॉइंट पे करते हैं, फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इनफ एट दिस स्टेज कि इस तरह आर्ग्यूमेंट लिखें। क्लास में तो लिख लोगे, क्लास में भी नहीं लिख सकते, गलत मलत लिख के टीचर उसको करेक्ट कर देगी, जो भी एग्जाम है हमारे जो होगे, गेट अ वेरी नॉर्मल सा रिजल्ट, बी और सी लेके आ जाओगे वापस। ये चीज, ये जो मेथड है, और जो कि मेरे पास स्क्रिप्ट है जिसमें इसको स्टूडेंट को 50 में से 47 आए उसके उसके इसमें 25 में से उसके 23 आए हैं। मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर करूंगी एंड में, बल्कि ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मैंने पहले बच्चों को भी किया है कि ये तरीका जो है ना, इसमें गलती के चांस कम है, उसमें गलती के चांस बहुत ज्यादा है। आप क्या कर रहे हो, आप डेटा पिक कर रहे हो, कंटेंट पिक कर रहे हो, और उसको एवेल्युएट भी कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। लिंकिंग वर्ड से एक डेवलप्ड समरी मिलती है, और जो स्टेटमेंट्स हैं, एवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स, उससे एक ओवरऑल लुक आती है, ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल ए कंप्लीट कंटेंट पॉइंट, ठीक है, एक कंप्लीट क्या कहते हैं, a complete analysis of a content point। ये लाइफ साइकिल ऑफ अ कंटेंट पॉइंट कर लो, लाइफ साइकिल तो नहीं कहते, एक बॉडी, ये मैं तुम्हें यहाँ लिख देती हूँ, तुम लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी इंशाल्लाह। बॉडी ऑफ ए कंटेंट पॉइंट, ये लिखा हुआ नीचे, ठीक है, ये दिस इज द बॉडी ऑफ अ कंटेंट पॉइंट राइट हियर, ये, ठीक है। इसको हम अगर कुछ कर लें, कुछ यहाँ वैसे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी नहीं हुई फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, इसको मैं चाह रही थी टेक्स्ट चेंज कर देती, बट चलो खैर, ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। बॉडी ऑफ अ कंटेंट पॉइंट ये है, ओके, ये मैं अलग से बीच में लिख देती हूँ, ये उसकी बॉडी है, ये उसका स्ट्रक्चर है, बॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ अ कंटेंट पॉइंट। इस तरीके से तुम लोगों ने लिखना है अपना कंटेंट पॉइंट का एनालिसिस, ठीक है। ये पूरा का पूरा कल मैंने लिखा था, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर दे रही थी कि पूरा पूरा लिख के ये कर दिया। फिर जब मैं सेकंड टेक्स्ट पे आई, text B analysis, which has to be a separate paragraph, has to be
मतलब ये कि इट्स इनकरेज्ड। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड बात है, एक आदमी मिलियन पेपर चेक कर रहा है, वो उस पेपर को अच्छा समझेगा जिसने अलग अलग एनालिसिस लिखा हुआ है। इंसान है वो पागल हो जाएगा कि यार क्या क्या गंद मचाया हुआ है। तो वो खुश होगा व्हेन द स्टूडेंट इज डूइंग ए सेपरेट paragraph, using a separate paragraph for both text analysis. He's going to be a happy guy. ठीक है, तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए। इसलिए कैम्ब्रिज क्या करता है, वो लाइक करता है कि आप जितना सिंपल लिखो, जितना अच्छा लिखो, और जितना सिंपल तरीके से उसे वेरीफाई करो, उसे डिवाइड करो, इंफॉर्मेशन को अरेंज करो, जितना अच्छे तरीके से करोगे उतना ज्यादा सिंप्लिसिटी आएगी टेक्स्ट में, उतना ज्यादा एग्जामिनर एंजॉय करेगा। अब अगर यहाँ से तुम लोग एक पॉइंट पकड़ते हो और अगर यहाँ से एक पॉइंट पकड़ते हो, तो आई अश्योर यू, मैं तुम लोगों को अपनी एक स्लाइड शेयर करती हूँ जो मैंने फ्री प्रैक क्लास ग्रुप में शेयर की थी, कि मैंने दोनों मेथड्स को कंबाइन किया था, और यकीन करो कि उस मेथड में इतनी कंफ्यूजन थी। मैंने दो मेथड्स करके साइड बाय साइड दिखाए थे उनको, कि उस मेथड में इतनी कंफ्यूजन है कि यहाँ से पॉइंट पे करें, यहाँ से पॉइंट पे करें जी पॉइंट सारा, फिर यहाँ से पॉइंट पे करो, यहाँ से पॉइंट पे करो। इट्स लाइक टू पीपल टॉकिंग विद ईच अदर एंड एट द सेम टाइम। वी डोंट वांट दैट, ओके, ट्रस्ट मी। जो बच्चे उस वक्त से पिछले 2 साल से इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, मैं एडवाइस करूंगी ये मेथड फॉलो करो, अभी भी टाइम है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जो पिक करना है। और अगर वो मेथड फॉलो कर रहे हो तो मुझे एक दफ़ा लिख के भेज दो, ताकि मैं देख लूँ कि उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। टीचर्स जो है ना, उनको चाहिए कि नॉट प्ले विद स्टूडेंट्स माइंड्स। ओके ओके, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं टेक्स्ट। अब ये मैंने टेक्स्ट ए, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो, सेकंड P1 इंट्रो, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। अच्छा नहीं लिखा था, P1 इंट्रो आपका, फिर मैं एक दफा दोबारा से लिख देती हूँ, फॉर्मेट होना आपको पता होना चाहिए। P1 इंट्रो, P2 text A analysis, P3 text B analysis। अब हम P4 करने लगे। P4 क्या है? सेल्फ आर्ग्यूमेंट, इसको मैं सेल्फ आर्ग्यूमेंट कहती हूँ, ये प्रॉपर आर्ग्यूमेंट है। P5 कंक्लूजन रिकमेंडेशन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स आस्क्ड फ्रॉम यू। ठीक है, किसका क्या लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। और स्पीच के मामले में होगा कि होपफुल मैसेज, होपफुल मैसेज। ठीक है, अब हम P4 करने लगे। अब P4 के लिए मैं अपनी राइटिंग स्लाइड्स खोली है, मैं तुम लोगों को चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने आर्ग्यूमेंट किस तरह डिज़ाइन किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएंट स्ट्रेन्स पढ़ाए हैं इसके, मतलब मैंने ये 500 और 1123 के अलावा मैंने बहुत से और स्ट्रेन्स पढ़ाए हैं। उसमें what they want is exactly what's written in the marking scheme. And I'll be honest with you, जब मैंने ये इम्प्लीमेंट किया क्लास में, ये वाला मेथड, मैंने मार्किंग स्कीम नहीं पढ़ी थी। मैंने इम्प्लीमेंट करके साल गुजार के फिर मैंने मार्किंग स्कीम पढ़ी। I'll be honest with you, उस वक्त मैं O2 को पढ़ाती थी, O3 को नहीं पढ़ाती थी। मैंने जब मार्किंग स्कीम पढ़ी तो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था कि जो आर्ग्यूमेंट्स यूनिक हैं और उनमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं फ्रॉम योर रिलेटेड टू रियल लाइफ, यानी इर्द गिर्द आपके ज़माना है, एक मतलब आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स की, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द जो घूम रही हैं, जो मतलब आपकी कंट्री की एग्जांपल्स हैं, आपकी सेलिब्रिटीज की कोई एग्जांपल्स हैं, कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कोई जंगें जो हो रही हैं उनकी एग्जांपल अगर रेलेवेंट है तो वो दें। उससे क्या होता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के 3 हिस्से होते हैं, आपके सामने है। ठीक है, जिन्होंने क्रैश कोर्स बैच पढ़ा हो उनको तो पता है मैं क्या कह रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो देख लें। क्लेम होता है, एक क्लेम होता है, क्लेम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। आपने आर्ग्यूमेंट लिखना शुरू किए, आप टॉपिक सेंटेंस लिखो कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, यानी आर्ग्यूमेंट का पहली क्या यूनिक बात है जो आप कह रही हो कि जूज नहीं होने चाहिए, तो पहली जो वजह है उसकी रीजनिंग दो, क्यों नहीं होने चाहिए, क्या वजह, क्यों नहीं। वजह इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जूस एनिमल्स को बहुत क्रूल तरीके से ट्रीट करते हैं और उनको मिसमैनेज करते हैं। ठीक है, फिर उसकी रीजनिंग दें, लंबी सी रीजनिंग दें उसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको उस रीजन को सपोर्ट करने के लिए आप एक एग्जाम्पल दें। ठीक है, रीजनिंग दें का मतलब यह है कि खोल के लिखो कि आजकल बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं, जूज में मिस ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल एक्सट्रीम पे हो गई है, और उसमें इट हैज बिकम ए सोर्स ऑफ
I mean, a platform for uh, um, a, a painful एंटरटेनमेंट, जो कि अच्छे हमारे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको मजीद यूनिक रीजनिंग देते हैं और फिर उस रीजनिंग को बंद करने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो ये हमारी जो हम बोलते हैं ना बेटा, तो हम एविडेंस देते हैं। यानी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं साथ एविडेंस भी दूंगी कि ये वजह मैं ये बोल रही हूँ। एविडेंस में क्या आता है? एग्जाम्पल, ताकि आपकी रीजनिंग के पीछे प्रूफ हो। और ये रूल है जो आपकी जिंदगी में आगे चलेगा। व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी, जब आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे, जब आप रिसर्च पेपर्स लिखोगे, जो कि रिक्वायरमेंट होती है डिग्रीज की, ये हर जगह पे ये चलेगा। अगर CSS करना है तो उसमें भी ये चलेगा। ये याद कर लो कि मिस सारा ने बताया था, हमारी टीचर होती थी, बड़ी मेहनत करती थी हमारे साथ, ठीक है। अभी तुम लोग इस तरीके से याद करना कि वो आर्ग्यूमेंट जो है, कि उन्होंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट के 3 हिस्से होते हैं। और ये बात आपके एग्जाम में नहीं लिखी होगी, क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ, मैंने मास्टर्स इंग्लैंड से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सनरलैंड से, इनके रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। मैंने MPhil लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है फ्रॉम कॉमसच यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, नॉट बैड। तो उसमें मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। तो मुझे अब समझ आ गई कि हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं उसमें, पता है, हम जब एक रिसर्च पेपर टॉपिक सोचते हैं, वजह बताते हैं कि क्या वजह है, व्हाट आर माय आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड चूजिंग दिस टॉपिक। हमें दुनिया का हर बंदा, वो इंग्लैंड में था या पाकिस्तान में है, मुझे यही बताया गया है कि इस तरह डिवाइड करो अपनी आर्ग्यूमेंट। तो कैम्ब्रिज एक छोटा लेवल है, सेकेंडरी लेवल है। कोई बच्चा इस तरीके से अपनी आर्ग्यूमेंट डिवाइड करेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, एम्प्लॉइज से लेके टारगेट तक। टॉपिक आपका इधर क्या है? टॉपिक ये है, इस वाले पैराग्राफ में टॉपिक क्या था, जब हम लोग दिखा नहीं रही, कि टॉपिक ये था कि एम्प्लॉय के जो है, टॉपिक ये था कि इज मनी मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन। यानी आप क्या एक जगह नौकरी करते हो तो क्या आपको पैसे मिलते रहे, आप खुश हो, या आपको इन्वायरमेंट अच्छी है, बेशक सैलरी कम है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो आप एम्प्लॉय से लेकर टारगेट तक, आपने यहाँ पे पहले आपने कहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहली रीजन लिखी उसके पीछे कि क्या वजह है कि मैं क्यों ये साइड ले रही हूँ। टॉपिक सेंटेंस है, दिस कॉजेस से लेके प्रॉब्लम तक रीजनिंग, और दिस हैपेंस से लेके मनी तक एग्जाम्पल। इसको सपोर्ट किया अपने एविडेंस, एग्जाम्पल सपोर्ट किया, ठीक है। इस बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम्पल अपनी फैमिली अंकल की लिखी हुई है। आप चाहें तो आप स्टेटिस्टिकल एग्जाम्पल दे दें, झूठ मूठ बनाएं, ब्राजील की दे दें, सिंगापुर की दे दें, अफ्रीका की दे दें, इंडिया की दे दें, ठीक है। मतलब ऐसे जगह की दे दें जो इतनी, मतलब ऐसे कंट्रीज दे दें इतनी वेल नोन ना हो। पाकिस्तान की दे दें, हमारा मुल्क है, हम जानते हैं, हम हर चीज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आर्ग्यूमेंट का। इसकी बेस पे इसकी बेस पे मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ फिक्स्ड है, ये जो आप देख रहे हो, ये यूज हो सकता है हर दफा जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करोगे, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ये मेरा आइडिया है, आप लोग चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं। यू नॉट इंक्लाइंड कि आप हमेशा वही यूज करें। यस आई ओके। अब मैं तुम लोग इसमें क्वेश्चन देख लूँ। यस आई हैव वैल्यूएटिव फ्रेजेस, मेरे पास वोकेबलरी की स्लाइड्स हैं, वो मैं शेयर करूंगी। मैं आज सुबह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटरनेट डाउन है और वो डाउनलोड ही नहीं हो रही मेरे ड्राइव से, ठीक है। मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, ओके। तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी, आप फिक्र ना करें। बस अभी हम लोग अभी बेटा एक बच्ची पूछ रही है कि मुझे एवेल्यूटिव कैसे करनी है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था एवेल्यूशन कैसे की, अभी बताया था आई मीन जब क्लास स्टार्ट हुई है। अभी मैं जब लिखूंगी फिर मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके जी जी, चले हम स्टार्ट करते हैं कि अब मैं ये बताना चाह रही थी कि ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसको मैं पिक करती हूँ, यहाँ ये वाली लाइंस पिक करती हूँ, 1 मिनट, और हम आते हैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पे। अब हम जाते हैं, अब हम आर्ग्यूमेंट एनालिसिस लिखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। अब मैं, ये मेरा थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है, ये मैंने पिक कर दिया। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन सच सिचुएशंस ऑफन अराइज
अब मैं ये अपनी आर्ग्यूमेंट लिख रही हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इससे स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट कर लें। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे स्टार्ट कर दें, ठीक है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बहुत जरूरी है कि सेकंड बुलेट पॉइंट कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत जरूरी है समझना। Such situations often arise that lead to a road diverging into unknown. The issue at hand is often upon discussion in various forums. Some people coincide that uniforms are not a suitable uniform. Sorry, कर दिया मैंने. That zoos should be placed, should be multiplied and considered as a prime entertainment platform for locals. However, I negate the notion and believe that uniforms are best source of motivation. Sorry, negate the notion and believe that zoos that such that city zoos have turned into a nightmare for animals that are unable to speak or complain against कंप्लेन काफी नहीं काफी है, ठीक है, ठीक है। ये फिक्स्ड हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसकी डायनामिक्स बताता हूँ कि आई डोंट अगेंस्ट क्रूल्टी, यस ठीक है, अगेंस्ट क्रूल्टी, अनेबल टू स्पीक और कंप्लेन अगेंस्ट क्रूल्टी भी का वर्ड था और एक और वर्ड था मेरे पास स्ट्रॉन्ग से अगेंस्ट, ठीक है ठीक है, एक और वर्ड था वर्ड स्ट्रॉन्ग सा। फिर अब अच्छा, अब इसमें क्या, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपकी फिक्स्ड है। इसके बाद यहाँ सॉरी ये लाइन, ये मेरे पास टेम्पलेट पड़ी है, टेम्पलेट की तरह कंसाइड, यहाँ तक आप लोग फिक्स्ड करके लिख लो। इसके बाद आपने आगे जो लिखना है, ठीक है, अगर ये फिक्स्ड है ना, इसको मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, ये इटैलिक्स कर देती हूँ। जूस शुड बी, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, मैंने बोल्ड कर दी, वो बात जो कि दूसरे लोग कह रहे हैं, जिसकी आप साइड नहीं ले रहे। जैसा हम उर्दू में कहते हैं ना, वो तो ये कह रहा था कि वो बादशाही मस्जिद नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें वहां पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल कंसाइड या एग्री कह लो, या कंसाइड भी अच्छा वर्ड है, कंसाइड दैट जूस शुड बी मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो वो बात देखोगे जो आपकी अगेंस्ट है, आपकी एग्रीमेंट के अगेंस्ट है। फिर यहाँ पे however से आप स्टार्ट करोगे, however ये अंडरलाइन कर देती हूँ, I negate the notion and believe that city zoos have turned into nightmare for animals that are unable to speak or complain against cruelty. इस तरीके से ये अपना इंट्रो पैराग्राफ डिवाइड कर लो। मैं एडवाइस करूंगी, ये फिक्स्ड है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे चलते हैं। अब हम क्या करें कि एक मिनट, everybody, all including I don't want it, none. I don't want it, yes or okay, अच्छा ठीक है। तो ये आपने आगे, ठीक है, ये मेरा एक किस्म का स्टार्ट हो गया, क्लेम कर दिया, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसा कि यहाँ पे भी चल रहा है कि ये मेरा एक इंट्रो पैराग्राफ हो गया। अब मैंने क्लेम लिखना है, ठीक है, अब मैंने क्लेम लिखना है, अब मैं क्लेम लिखने लगी हूँ। ये मेरा इंट्रो पैराग्राफ हो गया टू द सेकंड बुलेट पॉइंट। उसका थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम क्लेम लिखेंगे। क्लेम क्या है मेरा? क्लेम ये है, मैं कहना चाह रही हूँ, अब मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगी, मैं सेपरेट पैराग्राफ में लिखूंगी। अब मैं कहना चाह रही हूँ कि जूस बंद होने चाहिए, कि जूस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब क्लेम इज टॉपिक सेंटेंस, क्लेम इज टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। तो मुझे यूनिक बात लिखनी है जो ऑलरेडी मेंशन नाउ। तो व्हाट विल आई राइट? जूस आर अ सोर्स ऑफ
एक सेकंड, कंपेलिंग यहाँ से स्टार्ट करें। कंपेलिंग एविडेंसेस, अगर आप ये देखो कि ये वर्ड भी फिक्स्ड है, जो कंपेलिंग एविडेंसेस आर ऑब्टेनेबल, ये भी टेम्पलेट का हिस्सा है। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट zoos नीड टू बी, ये भी उसका हिस्सा है, पता है आप लोगों को, ये आप लोगों के टेम्पलेट का हिस्सा है। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मीन्स मर्डर्स, तो वो तो नहीं हो रहा। एक और वर्ड है इसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, अब इसमें कोई पॉइंट, अब मेरी बात सुनो गौर से, कोई पॉइंट इधर से पिक नहीं करना, कोई पॉइंट आपने अपने सपोर्टिंग टेक्स्ट से पिक नहीं करना। अब आपने क्या करना है, खुद लिखना है। कंपेलिंग एविडेंस, सॉरी, कंपेलिंग एविडेंस ऑब्टेन्ड टू डेमोंस्ट्रेट दैट zoos नीड टू, दैट zoos, अब मेरे पास, अब मैंने एक बात पकड़नी है, अब यूनिक पॉइंट मैंने दिमाग लड़ा के लिखना है, ऐसा पॉइंट जो कि नहीं लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ इन्होंने, कि zoos ओवर क्राउडेड है, लोग, बच्चे, एनिमल्स वाइल्ड में नहीं रह सकते, और स्टाफ अच्छा नहीं है, और ये बिजनेस पर्पस के नहीं। इन चार के अलावा मैंने कोई पॉइंट लिखना है, ठीक है। डेमोंस्ट्रेट zoos, कोई यूनिक पॉइंट दिमाग में, आप लोग भी मुझे बताएं अगर कोई आता है आप लोगों को लिखने के लिए, कि कंपेलिंग एविडेंस ऑब्टेनेबल टू डेमोंस्ट्रेट zoos हैव बिकम a प्लेटफॉर्म which मैंने यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, zoos के ऊपर लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म्स के ऊपर लिखा हुआ है शायद, एक मिनट। अगर हमको यूनिक पॉइंट आप लोग मुझे बताए, कंपेलिंग एविडेंसेस have become a platform where people, यूनिक पॉइंट होना चाहिए बेटा, कॉपी ना चाहिए, where become platform which have become a death platform for, अब आपने, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज करो, many for platform or plenty for not just animals but birds as well, for birds as well, birds as well, due to lack of क्या कहते हैं, exposure to the cruelty, cruelty word used, to the brute force used against its inhabitants, ठीक है। ये मेरा वो हो गया, ये क्या है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, ओके, ठीक है। अब ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, तो मैंने क्या करना है, अब मैं लिखूंगी आगे इसके, अब ये मेरा क्लेम है और टॉपिक सेंटेंस है। However, I negate the notion and अच्छा, यहाँ से मेरा टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट होता है, यहाँ से टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, ऑलराइट। ब्रूटैलिटी, या ठीक है। इकोसिस्टम वाली बार, वाइल्ड, असल में वाइल्ड लाइफ इज इकोसिस्टम बात करेंगे। एक्सप्लोर द ब्रूट फोर्स अगेंस्ट, यूज अगेंस्ट इनहेबिटेंट्स, ये मैंने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं रीजनिंग कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए आर लिख रही हूँ, जिस तक आप बचे, ये रीजनिंग थी, और ये आपका टॉपिक से टीसी, टॉप, सॉरी टीएस, टॉपिक सेंटेंस था, ठीक है। अब मैं रीजनिंग ढूंढ लगी हूँ। रीजन, द पैरामाउंट, ये वर्ड्स जो पैरामाउंट रीजन है ना, ये फिक्स्ड है बच्चों, एक गौर से सुनो, ये वर्ड्स आप लोग कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोग ये कभी भी यूज कर सकते हो, हर हर तरह का जो स्पीच आएगी, आर्टिकल आएगी, आप ये यूज कर सकते हो, ओके। इवन आप रिपोर्ट में भी यूज कर सकते हो, आप आर्टिकल्स में पैरामाउंट रीजन का वर्ड यूज कर सकते हो, टेम्पलेट है ये, मैंने सेपरेट भी लिखी हुई, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगी रिसोर्सेज में। द पैरामाउंट रीजन इज दैट, पैरामाउंट, अब मैं रीजनिंग लिखूंगी, इज दैट एनिमल्स, क्या कहते हैं, that zoos have become a death platform। अब मैंने, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस अच्छी तरह देखो, death platform not just any but birds as well due to lack of exposure to the brute force used against inhabitants। the paramount reason कि क्या वजह is that people have become insensitive
towards existing, insensitive towards this insensitive and materialistic towards life and its seasons, for example, towards life, towards life, uh, towards life. In short, animals are not considered as viable living beings due to extremities in mental extremities, due to development of a selfish culture, which is not limited to materialism, but limited to things, to desirable objects, but personal and emotional space as well. Emotional space as well. Okay, ठीक है, space as well, ठीक है. ओके, अब इससे भी अच्छी कोई और भी कोई रीजनिंग आप लोग दे सकते हो, ठीक है, दो. ठीक है, मैंने तो ये कर दिया कि लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा, ठीक है. और बिकॉज ऑफ दिस इट हैज क्रिएटेड, लोग, मतलब ये मेरा एक पॉइंट है क्योंकि सारे मेजर पॉइंट्स यहाँ लिख दिए गए हैं, ठीक है, एज वेल. अच्छा, स्पेस एज वेल. अब मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगी ये वाला पॉइंट्स, मैं ये वाले पॉइंट्स मेंशन करूंगी, ये वाले, ठीक है. opposed to people who, अच्छा रुक जाओ, opposed to common, opposed to, अब यहाँ पे मैं क्या लिखने लगी हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से इसको अपोज करने लगे, opposed to a anyway, दरवाजा बंद कर दो. opposed to a यहाँ क्या लिखा है, for family outing for all ages, opposed to a common concept of calling it a family outing. Calling it a family outing. अब मैंने क्या किया, मुझे इस चीज के मार्क्स मिलेंगे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ से पिक करके उसको नेगेट किया. Moreover, ठीक है, moreover आगे कर दिया. मैं थोड़ा सा मजीद रीजन, moreover many animal societies, many societies used to exist for animal cruelty, exist to report animal cruelty, which have disappeared, which have disappeared now because of government pressure, and government pressure to use animals as a source of entertainment rather than pets, rather than provide care and comfort to them. ठीक है, comfort to them. अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट पता कर लूंगी कि अच्छा, comfort to them. अच्छा ठीक है, हम ये कर लेते हैं. Because of government pressure to use animals as a source of entertainment rather than provide care to them, which completely nullifies. ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करने लगी हूँ, पता है मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट इधर से पिक करने लगी हूँ, इधर से, और
उसको नेगेट करने देंगे. Completely nullifies the nullifies labeling zoos as environmental protectors. Okay, good. That's enough. मैंने 2 पॉइंट्स रेज कर दिए, मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने कॉमन आर्ग्यूमेंट भी लिख दी. ठीक है. ओके, सो एक इससे क्या हो गया कि क्या चीज होगी, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. ठीक है. अब मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक एन नंबर हो गया आर्ग्यूमेंट. टेक एन एग्जांपल. इसे आप छोटी कर सकते हो, करनी भी चाहिए. जरा मैं थोड़ा सा इसको दोबारा देखती हूँ. अब एग्जांपल लिखनी होगी तो इससे लिखें. टेक एन एग्जांपल से स्टार्ट करें. टेक एन एग्जांपल ऑफ, ये मैं अपने से बना रही हूँ. ठीक है. ब्राजील वेयर, ये मैंने अपने से बनाया. ब्राजील वेयर SPCA, मैं आई पर्सनली नो दिस सोसाइटी. एक सोसाइटी है जो कि क्रूल्टी टू एनिमल्स के लिए काम करती थी. yes, we are way above the limit. I understand that, Azan. I'll fix that, don't worry. मैं थोड़ा सा भी लिख रही हूँ, मैं आखिर में तुम लोग बताऊंगी कि मैंने गलती क्या की है. मुझे पता है मैंने रीजनिंग ज्यादा दे दी है. Yes, you Azan, you can give organizations. Yes, yeah, ठीक है. Don't worry, मैं अभी तुम लोगों को ठीक करके देती हूँ. Take an example of Brazil where SPCA, Society of Prevention of Cruelty to Animals. SPCA है Society of Prevention of Cruelty to Animals. ये एक होती थी सोसाइटी, अब इतनी कॉमन नहीं रही. Where SPCA has become, ये मैंने अपने से लगा रही हूँ, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है. Has become a government body. अब जो हम अंगूरों को तो पता होगा SPCA क्या है. ठीक है. Government body that monitors animal cruelty in all zoos. Cruelty in zoos, creating an atmosphere of caution and fear in these platforms. ठीक है. ओके, अब मैंने ये मेरे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गई है. आर्ग्यूमेंट मेरी कंप्लीट हो गई है. ठीक है. अब मैंने क्या करना है, मैंने अब यहाँ गलती क्या की है गाइस. ठीक है, मैं आई वुड लव इट इफ आई कैन प्रोवाइड फैक्ट इन्फॉर्मेशन. आई एम नॉट एनसाइक्लोपीडिया. मुझे नहीं पता क्या टॉपिक आता है. अगर आप लोगों वैसे टॉपिक्स यही हैं सारे, यूनिफॉर्म पीपल, लोग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या नहीं, इसी तरह के टॉपिक्स होंगे. अगर रियल लाइफ में है कोई एग्जांपल तो दो. मैं आई विल बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन ऑन अर्थ. अपने मुल्क की एग्जांपल दे दो, लेकिन एग्जांपल देना जरूरी है. ठीक है. एग्जैक्टली अरुष, इट्स नॉट अ जनरल नॉलेज पेपर. दैट्स द आइडिया. ठीक है. अब हमने ज्यादा कहाँ पे की है. कंपेलिंग एविडेंसेस आर ऑब्टेनेबल. एविडेंस होगा आर ऑब्टेनेबल, आर की जगह इज. Compelling evidence is obtainable to demonstrate that zoos have become a death platform for not just animals but birds as well due to lack of exposure to the brute force using an inhabitants. यहाँ रीजनिंग स्टार्ट होगी. अब मैंने रीजनिंग में क्या ज्यादा कि paramount reason is that people have become insensitive and materialistic towards life. In short, animals are not considered as viable living beings. ये अब paramount reason is that, अब ये मैंने जो रीजनिंग लिखी है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे. ठीक है. इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ना कि ये ठीक था, ये वाला पार्ट. Animals are not considered as viable living due to development of a selfish culture among humans. यहाँ लिख देती हूँ, among humans, which is not limited to desirable objects but personal and emotional space. But emotional space is personal space, but personal space as well, opposed to a common concept of calling it a. अब मैंने ये देखो उससे पिक किया ना, तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया, which is a good thing. ठीक है. मैंने उसको रेफर किया. Moreover, many societies used to exist to report animal cruelty, which have disappeared now because of government pressure to use animals as a source rather than provide care. Right care, ये भी हम काट देते हैं. Which completely nullifies labeling zoos as environmental protectors. ठीक है. Now it's okay, in my opinion. Now it's okay. अगर मजीद कम करना चाहते हो तो क्या कहते हैं, वैसे इंट्रो पैराग्राफ अगर हम ना भी लिखें तो चल जाता है. लेकिन मेरे ख्याल से कंपेलिंग एविडेंस से स्टार्ट करेंगे अपना आर्ग्यूमेंट, इससे भी हो जाता है. ठीक है. इन माय ओपिनियन हम इस तरह भी स्टार्ट करें तो
वर्ड काउंट हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर इंट्रो लिखना है और इसके आप समझते हैं इंट्रो लिख के इसको छोटा कर सकते हो अपनी रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग जो है वही हमेशा बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम लिखते हुए पता नहीं चलता हम क्या लिखी जा रहे हैं। ये आप लोगों की रीजनिंग है, ठीक, मैंने इसको आइसोलेट कर दिया ये वाली, सॉरी माय गॉड, एक मिनट, ये रीजनिंग है। ये कंसाइज होनी चाहिए, मजे की होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, ऐवी फजूल बातें नहीं लिख सकते। अब ये प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स हैं। मार्क किसके मिलेंगे ये गौर से सुनो, ये जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रक्चर, अब मजे की आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, यानी अगर मैं कह रही हूँ ओ लेवल्स क्यों कर रहे हो, मुझे आप अगर एजैन से मैं पूछती हूँ ओ लेवल क्यों कर रहे हो, या मैं अयान से पूछती हूँ ओ लेवल क्यों कर रहे हो, तो मुझे क्या जवाब मिलेगा, यार मेरे दोस्त कर रहे हैं मैम तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, जाहिर ही बात है, या मेरी अम्मी कह रही है मैं करूँ। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है सही। आप ओ लेवल इसलिए कर रहे हो कि आप हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, ये सॉलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर फजूल बातें लिखोगे यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्वालिटी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ज्योग्राफी पेपर, ओके अरुष, दैट्स नॉट माय फील्ड, ज्योग्राफी, ओके सो अच्छा, अब इसको मैं कह रही थी इंट्रो लिखो, ठीक है, या इस इंट्रो को ये इंट्रो लिखें आप, और रीजनिंग को आपने एडजस्ट करना है। अगर आप अच्छी सी एक प्रॉपर रीजनिंग दे के एग्जाम्पल साथ लगा दें तो वेल एंड गुड, आपका छोटा सी एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट पैराग्राफ बन जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, मतलब इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है। ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये आपका ये जो नीचे से स्टार्ट होना था ना, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। ओह नो आई एम सो सॉरी, ये टॉपिक सेंटेंस, ये बेसिकली टॉपिक सेंटेंस है आपका, सॉरी, ठीक है। इंट्रो वो हो गई, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस हो गया, ये आपकी होगी रीजनिंग, ये रीजनिंग हो गई, ये मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और ये आपके एग्जाम्पल होगी, ठीक है। ये 3 हिस्सों में विदाउट गिविंग हेडिंग्स, हेडिंग्स ना दें, वैसे दे भी दें तो खराबी नहीं है, लेकिन ना दो, मैंने देखा नहीं किसी हेडिंग दी हुई इस पैराग्राफ में, ना दें, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में आपका आर्ग्यूमेंट पैराग्राफ डिवाइड होगा, एडिंग द इंट्रो पैराग्राफ, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग योर, मतलब पूरा आर्ग्यूमेंट लिखना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के 3 हिस्से होते हैं, क्लेम, रीजन, एग्जाम्पल, ओके। सो हमने क्या किया, हमने इसको प्रॉपर, हमने क्लेम लिखा कि मैं ये क्लेम है, रीजनिंग लिखी कि इसके पीछे रीजनिंग क्या होती है, उस पॉइंट को, इस टॉपिक सेंटेंस को हमने खोल के लिख दिया। अब मैंने इसको खोल के लिखा है, अब यहाँ मैंने कोई और बातें नहीं डाली। अगर कोई और बातें डालोगे ना तो वो जो है आई मीन वो हट जाएगी बात। आप एक ही क्लेम रखो, उसकी रीजनिंग अच्छी सी दो विद रेफरेंस टू टेक्स्ट। यहाँ से 4 पॉइंट है ना, चारों पॉइंट का आप डालो इधर, चारों पॉइंट्स को के अगेंस्ट बोलते रहो, ठीक है। चारों पॉइंट्स के अगेंस्ट बोलते रहो और साथ एग्जाम्पल दे दो। अच्छा, टी एस इस टॉपिक सेंटेंस मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। बच्चों मुझे आप लोग बताओ कि समझ आई है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इसको आप लोगों को समझाना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो एग्जामिनर के माइंड में है, जो उन्होंने आपने कहीं लिखी नहीं हुई, इसको समझना बड़ा जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आप कोई एग्जाम दे लो आज से 15 साल बाद तक, यही है, दिस इज हाउ यू राइट एन आर्ग्यूमेंट। जब आप बोलते हो या आप आर्ग्यू करते हो अपनी मामा के साथ, जो नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने फ्रेंड के साथ आर्ग्यू करते हो, यार नहीं मैंने वहां जाना है, हार्डीज जाना है, आई मीन मैंने कबाबजीज जाना है, मैंने कबाबजीज नहीं जाना, मैंने पिज़्ज़ेरिया जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जब आर्ग्यूमेंट करोगे तो पहले आप अपना दलीलें दोगे, पहले आप कहोगे कि मैं इसलिए कबाबजीज जाना चाहता हूँ कि मैं वो सस्ता है, फिर आप उसकी रीजनिंग दो कि वहां पे चिकन का ये, बर्गर का ये, और फिर आप एग्जाम्पल दो कि मेरे दोस्त गया था वहां पे उसका फायदा हुआ। ये रूल ऑफ रिलीजन है, रूल ऑफ कल्चर है कि अपनी जबान को जो बात करे उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके बताओ। तो यही चीज मैंने इधर अप्लाई की है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ओके।
ओके ऑलराइट, देखो अगर वर्ड लिमिट मैंने तुम लोगों को बताया, टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी तो हमारा ठीक जाता है, सही है, ओके। अगर हम इसको देखें, ये इसमें जस्ट इसको आप लोग इसको हम लोग इंट्रो पैराग्राफ बेशक ना लिखें, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करके एक मिनट, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लिख दो, पॉइंट ऑफ व्यू, sorry, एक मिनट, in my point of view I believe that city zoos have turned into nightmare for animals that are unable to speak। अब आपने रीजनिंग दे दी नीचे, ठीक है, हेडिंग्स मिटा के रीजनिंग दे दी आपने, ठीक है, ये देखें एग्जाम्पल मिटा दिया, इसको ऊपर कर दिया, ये आपका एक छोटा सा आपका बुलेट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ओके, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देती हूँ, अब ये ठीक है, ओके, ये देखें अब ये सही है। और मजीद इसको अगर जैसे मैंने यहाँ पे इन माय ओपिनियन, ये मैंने रीजनिंग जब लिखी है ना यहाँ से स्टार्ट की, अगर आप लोग देखें बच्चों, इन माय ओपिनियन से लेके, सॉरी ये आपका जो है ना, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, पैरामाउंट रीजन ये है। अगर मैंने यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट किया ना, ये देखो रीजनिंग को यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने क्या किया कि यहाँ तक हम, ठीक है, हम चाहें तो एक ही रीजन डाल दें, कॉल फैमिली आउटिंग, ठीक है, ये हम अगर चाहें तो हम एक रीजन भी डाल के साथ एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू उसको एलैबोरेट कर दें, अच्छा मतलब ये आपका आर्गुमेंट पैराग्राफ इज दिस मच इज इनफ, दिस मच इज इनफ। और दूसरी बात मैं आप लोगों एक बात करना चाहती हूँ, ओके मैं अभी चेक कर देती हूँ वर्ड काउंट। मैं तुम लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि वर्ड काउंट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसको समझ लो, ठीक है। मैं बड़े मजे की बात बताने लगी, तुम लोगों ने ना नाराज नहीं होना, इट्स 5:33, 5:33 है, ठीक है, वर्ड 5:33 है, आप लोग 350 तक लिख सकते हो। एक बात याद रखना, एक बात, अब मैं तुम लोग मार्किंग स्कीम दिखाती हूँ, मुझे यहाँ बता दो कहीं वर्ड काउंट लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है वर्ड काउंट, कहाँ लिखा हुआ है, और ये राइटिंग टेबल बता रही है आप लोगों को, कहीं भी वर्ड काउंट का जिक्र है, बताओ बताओ कहाँ है वर्ड काउंट का जिक्र, बताओ। 350 वर्ड्स है ना, हाँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अभी कुछ बातें ऐसी करने लगी हूँ जो नहीं कहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। वर्ड काउंट का जिक्र यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है वो सही है। आपको बताओ कि आपको यहाँ पे मार्किंग बताया हुआ है, मार्किंग बताइए भाई, उन्होंने बताया कि मार्किंग इस तरीके से दो, यानी मैंने अगर आप लोगों को पेपर चेक करना है मैं इसको फॉलो करूंगी। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है वर्ड काउंट का जिक्र, कहीं भी नहीं, ठीक है। यस यस इट्स इन द क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने इतना अच्छा लिखा है कि मार्किंग जो है ना, वो जो सॉरी वर्ड काउंट है वो इग्नोर हो सकता है। मैं एग्जामिनर रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने करूंगी, ठीक है। यस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, क्योंकि ये आप लोग छोटे हो, आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन मैंने हमेशा अपने उसमें बताया है कि आप लोगों ने लिखा इतना अच्छा, अगर इतना अच्छा लिखा हो किसी ने, ठीक है, मैंने इतना प्रॉपर लिखा हो, इसमें आप हर चीज आपने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात गौर से सुने, अगर आप लोगों ने अच्छी चीज लिखी है और वो वर्ड काउंट से क्रॉस कर गई है तो इट्स ओके, दे वांट माइंड, ट्रस्ट मी दे वांट माइंड, ठीक है। Yes, same for narrative as well. Yes, I know that. Thank you for Ibrahim for taking a screenshot and wasting your battery. I'm telling you the right thing. मेरी मान लो मैं इतने अरसे से इस फील्ड में हूँ, वर्ड काउंट कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग 530 वर्ड लिखें, ठीक है, आप लोग 400 तक लिख सकते हैं, ठीक है, 450 तक भी लिख सकते हैं, बट द थिंग इज के वर्ड काउंट जो है क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की कॉपी की जा रही है, वहां पे आपको पता क्या कहते हैं वो लोग, 2 पेजेस लिख रहे हैं, 2.5 पेजेस लिख रहे हैं, इस तरीके से लिखते हैं। वर्ड काउंट इतना अब मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट अच्छा है, प्रोग्रेसिव है,
अच्छा है, हर चीज कवर हो रही है, बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, फजूल बातें नहीं लिखी, बेवजह एक चीज एक्सेल नहीं हो रही और बेवजह एक सेंटेंस में 10-15 सेम मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं लिखे, तो वर्ड काउंट एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहीं पे मैंने अगर बहुत फजूल बातें लिखी होती और रिपीट कर रही होती तो मेरे वर्ड काउंट जो है ना मारे जाना था मैंने। हमें इन्होंने कहना था कि यार ये तो लड़की तो फजूल बात लिख रही है, ऊपर से वर्ड काउंट भी नहीं मैटर कर रही, तो क्या फायदा इसको, मैं अगर वर्ड काउंट में मैं इसको जाने भी दूं तो इसने लिखा ही इतना फजूल है। ओके यस अच्छा ठीक है, मैं रूश की बड़ी थी। वर्ड काउंट कुड हैव बीन रिड्यूस, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब वर्ड काउंट रिड्यूस हो सकता था, यानी वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने वर्ड काउंट क्रॉस कर दिया, उन्होंने कहा है कि इतना ज्यादा लिखा है थोड़ा सा कम कर सकती थी। इसके 1 मार्क होगा या 2 मार्क होगा, दैट्स इट। और वो भी शायद ना हो अगर आपने अच्छा लिखा हो, आपको लग रहा है कि उसने हर चीज बड़ी अच्छी सिस्टमेटिकली लिखी हुई है। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन शेयर द in the beginning and the end of the speech, right? ठीक है ओके, मतलब this is what I'm trying to tell you guys, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वर्ड काउंट जो है वो मैटर नहीं करता इतना अगर आपने इस तरह लिखा है जिस तरह मैंने लिखा है। लेकिन अगर आप बेवजह ही लिखे जा रहे हैं, बात को आगे किए जा रहे हैं, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, और जो ये जो अभी अरूष ने एक बात की है ना, एग्जैक्टली, आई मीन टेल मी हाउ द हेल, अच्छा रियलिस्टिकली एग्जाम सोचो, हाउ द हेल द एग्जामिनर्स गोना काउंट words of millions of papers they want? वो पता है करेंगे, क्योंकि मैं अब एक मेरा कंसल्टेंट हूँ इस फील्ड में, मुझे इतना लेवल हो गया, मैं बच्चे की राइटिंग देखती हूँ, उसे जो पूरी लिखी है इसकी टास्क 2 की, टास्क 1 की देखने के बाद में समझ आ जाती है इसने बकवास लिखा है, इसने फजूल बातें लिखी हैं, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, फजूल में रिपीट कर रहा है, ऊपर से वर्ड काउंट देखो यहाँ पहुंचे हुए, क्या फायदा इसके ज्यादा लिखने का, मार्क्स काटो। इसके बरअक्स, इसके अलावा अगर ऐसा बच्चे इसने कम लिखा है बहुत, उसके तो खैर कम तो लिखना ही नहीं ना, ऐसा बच्चे से ज्यादा लिखे और उसे बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखे, उसने हर चीज बड़ी अच्छी अरेंज करके लिखी, और उससे कोई 100 वर्ड ज्यादा हो गए मैं ओके कर दूंगी, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, क्योंकि उसने हर चीज बड़ी अच्छी तरीके से लिखी है। तो ये एक माइंड सेट है जो कि आपको एग्जामिनर कभी भी नहीं बताएगा, आपको कोई टीचर भी नहीं बताएगा, क्योंकि जाहिर बात है ये चीज इन डिसिप्लिन में आती है। ठीक है, कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करें, इंस्ट्रक्शंस आर देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक वर्ड लिमिट है, मतलब डोंट गो क्रेजी ऑन इट, बट यू कैन एक्सेल, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, इससे ज्यादा लिख सकते हो आप। समरी राइटिंग जो आती है रीडिंग पेपर में, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है कि आप उसमें लाइंस में इतनी ही दी होती हैं, आपके पास इतना ज्यादा नहीं होता वहां पे, तो वो समरी वहां पे आपको +5 या +10 वर्ड से ज्यादा आप मत डालें। ये एक राइटिंग पेपर है, इसमें आपको एक एनालिसिस लिखना है, देयर इज नो वे यू कैन लिमिट एनालिसिस इन 350 वर्ड्स। ये आप लोग टीचरों से पूछें, वो सब कहेंगे जी जी 350 वर्ड होते हैं, आपको गलत बताया गया है, जो भी। मैं बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको वो बता रही हूँ, बेस बता रही हूँ कि the cognitive process behind checking your writing paper is this, that they don't give a damn about the word count, but they do give a damn about the content, that whether it's repeated or not. If it's not repeated and written beautifully and is cascaded, एक एक करके बड़ा खूबसूरत तरीके से स्टेप्स उन्होंने लिखे हैं, हर बच्चे ने बड़े क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किए, और आर्ग्यूमेंट जबरदस्त लिखी है, इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड किए, वेल एंड गुड, आई एम गोना गिव हर मार्क्स। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ऑलराइट, yeah, and they're not going to count any word, but they're going to look at you not repeating the content, और फजूल बातें नहीं लिखी। जैसे अगर मैं फजूल बातें लिखूं, मैं कहूंगी कि ये जो मैंने एनालिसिस लिखा है ऊपर ए और बी का, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ, फिर दोबारा बार में एक बार रिपीट कर रही हूँ, करते करते मेरा कोई 50 वर्ड एक्स्ट्रा आ गया। उनको नजर आ जाता है यार, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, यू नो, देयर एक्सपर्ट, दे नो कि हम क्या बात कर रहे हैं, उनको पता है हर चीज का। ठीक है ओके, खैर एनीवे, ये अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं, प्लीज एंजॉय व्हाइल राइटिंग, एंजॉय करके लिखें, और मैंने जिस तरह तुम लोगों को बताया बड़ा कैस्केडेड है, बड़ा अच्छे तरीके से लिखें। अब हम नीचे आते हैं। and other one with more words, अच्छा,
Also, one more thing, if there are two students, one with the right limit and same beautifully written, and the other with more words but content is same beautifully written, they certainly reward the first one with the right limit. हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये हो सकता है अगर उसने विद इन वर्ड लिमिट बहुत अच्छा लिखा है तो उसको मिलेगा, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा जिसने बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लिखे और थोड़ा सा वर्ड काउंट ज्यादा हो गया, तो ये भी हो सकता है कि उसको भी ज्यादा मिले, क्योंकि क्या पता उसका डेटा और तरह का हो, इसका डेटा और तरह का हो। तो पता है मल्टीपल ओ लेवल्स के पेपर होते हैं डिफरेंट शहरों में, हर शहर से कोई एक बच्चे ने अच्छे से किया होता है पेपर, किसी का वर्ड काउंट ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। वर्ड काउंट इज नॉट अ बिग इशू, अगर कोई बात होती भी तो +1 +1 -1, दिस इज व्हाट इट इज। ये मैं हमेशा बताती हूँ। मेन थिंग क्या है, क्या हुआ मेन थिंग? रीडिंग एंड राइटिंग, दैट्स इट। रीडिंग की थी उसने रीड करके बच्चे ने एनालाइज सही किया है नहीं, राइट उसने सही किया है नहीं, बस ये बात है और कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज होती है एक वर्डीनेस अवॉइड करें, बेवजह फालतू लफ्ज लिखने के प्लीज फालतू लफ्ज ना लिखें बेवजह। यानी एक सेंटेंस में अगर आपने लिख दिया इट वाज डार्क, साथ है ना लिख दें ग्लूमी। ग्लूमी लिखने की क्या जरूरत है, जब डार्क लिख दिया तो लिख दी, ठीक है, चलो ग्लूमी भी लिख दिया, तीसरा फिर एडजेक्टिव मत डालें, इसी तरह करें। ओके, सो एज लॉन्ग एज इट्स रेलेवेंट वी आर गुड, या सो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अपना हाथ ना रोके लिखते हुए, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने एक आपको को डिवाइड किया ना इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट के 3 हिस्से बनाए हैं, ऊपर मैंने आपको बताया ये इससे क्या आ रहा है, इससे पता क्या चीज सेटिस्फाई हो रही है, इससे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, एक वो चीज बन रही है, एक रिदम बन रहा है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है टेक्स्ट की। लग नहीं रहा कि बच्चा पागल होया हुआ है और वो हवा में बस जो नजर आ रहा है वो लिखी जा रहा है, ये लुक नहीं आनी चाहिए। इसको कहते हैं पैटर्न। पैटर्न मुझे नजर आ रहा है राइटिंग में, एग्जामिनर को पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा, उसे पैटर्न बना, किसी बच्चे ने पैटर्न बनाया हुआ है उसको पसंद आएगी ये बात, ठीक है। ओके, सो प्लीज राइट इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में लिखो। बेशक वर्ड काउंट ज्यादा हो जाता है, बेशक वर्ड काउंट ज्यादा हो जाए, इस पैटर्न में लिखो, ठीक है। एंडिंग, एवरीथिंग हैज एन एंडिंग, स्पीच हैज एन एंडिंग एज वेल। मैंने फिक्स की हुई है एंडिंग, आप लोग मेरी स्पीच राइटिंग की स्लाइड्स देखें, उसमें सब कुछ है, तो इसलिए इस पेपर में भी लिखा हुआ मैंने। To okay, let us hope that in this era or the next, ये मेरी fix है, as the world seems to renew itself, the concept of animal protection and role of a zoo would be revised as well. बस that's it, it's fixed, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं इसमें कह रही हूँ कि दुआ करें कि जैसे 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 दुनिया अपने आप को चेंज कर रही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जूज और जो एनिमल प्रोटेक्शन और जो रोल ऑफ अ जू है वुड बी रिवाइज्ड एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, समझ आ रही है आप लोगों को? इतना काफी है इंट्रो, सॉरी एंडिंग। एंडिंग में हमने ऑलरेडी ऊपर हर बात फाइनल कर दी है। दिस इज द एंडिंग, दिस इज द पैराग्राफ कंक्लूजन, ये आपके सामने है, ठीक है। ये बस एंडिंग है, दैट्स इट। इतनी काफी होती है यार, इतनी इंट्रो होती है, इतनी एंडिंग होती है, मार्क्स बुलेट पॉइंट्स के मिलने हैं, दैट्स इट, या ठीक है। ओके, दैट्स इट। ओके, अब इसको थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से मैंने कुछ वर्ड्स ना, मेरे कुछ वर्ड्स मैंने कुछ चीजें डिलीट की है ना, तो इसलिए भी मेरे वर्ड ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मैं जब डिलीट वो सही तरीके से एक दफा इसको अपलोड करने से पहले एक दफा देख लूंगी, फिर मैं इसको फिर देखना आप लोगों के वर्ड काउंट कम हो जाएगी, लेकिन मेरा कंटेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरा कंटेंट डिस्टर्ब हो गया तो जहन्नम में गया वर्ड काउंट, मेरा कंटेंट नहीं है तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुझे 1 नंबर वर्ड काउंट का मिल जाएगा या नहीं, जो भी उन्होंने अगर रखा हो या नहीं रखा हो, कम से कम मेरा क्रेडिटेबल कंटेंट नहीं होगा। लुक एट दिस, क्रेडिटेबल कंटेंट मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। इसके मैं एम इसका कर रही हूँ, इस बात को याद रखना। हमारा एम है कंटेंट, नॉट इम्प्रेसिंग स्टूडेंट पीपल विद वर्ड काउंट, ठीक है।
ये मैं अच्छा सा इसको ना जरा अच्छा से फॉर्मेट करके मैं अपलोड कर दूंगी। लेट्स डू टास्क 2 क्या है हमारा? नैरेटिव राइटिंग इज टास्क 2। ठीक है, क्या ख्याल है आप लोग? मैं रिस्पॉन्स रिव्यू और कैंडिडेट रिस्पॉन्स और कैंडिडेट सॉरी what do you call that, कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस और जो एग्जामिनर रिपोर्ट है, ये मैं एट द एंड ऑफ द पास रेफर करना चाह रही थी, यानी कल। आज मैं आप लोगों को राइटिंग दिखवाना चाहती हूँ। राइटिंग में भी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा राइटिंग में इश्यूज हैं। उसके डायरेक्ट राइटिंग के इशू नहीं है इतने, राइटिंग कोई अच्छा करता नहीं है। आप लोग क्या कहते हो? मेरे ख्याल से राइटिंग करना चाहिए। ठीक है, एक दफा नैरेटिव राइटिंग देख लो। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर में क्या है? नैरेटिव राइटिंग अभी देख लेते हैं। हमारे टॉपिक है डिस्क्राइब। मैं डिस्क्रिप्टिव करना था आप लोगों के साथ। जब इस तरह की नैरेटिव राइटिंग आए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट अ स्टोरी। मैं तो समझती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव, मुझे पर्सनली, मेरी फैमिली में मेरे मेरे बच्चों को भी डिस्क्रिप्शन, दे आर गुड इन इट, आई एम आल्सो गुड इन इट। लेकिन उसके लिए वोकैबुलरी चाहिए। अगर वोकैबुलरी नहीं है तो मत गो, डोंट गो फॉर इट। if you're not a student who has good vocabulary, don't go for narrative. But when we talk about, don't go for descriptive, I'm sorry, but narrative writing के लिए vocabulary की जरूरत नहीं है। narrative writing वैसे ही आ जाती है, वैसे ही आपके पास narrative writing, स्टोरी लिखनी कौन सी मुश्किल है? कभी मुश्किल नहीं होती। स्टोरी लिखना क्या मुश्किल है? ठीक है, तो जब स्टोरी लिखते हैं, मैं इन दो में से हमेशा कोशिश करो डायलॉग वाली सिलेक्ट करो। ठीक है, वो जरा मजे की होती है, उसमें जरा आसानी होती है। ठीक है, हम नैरेटिव राइटिंग की एक हम लोग पढ़ लेते हैं, मार्किंग स्कीम पढ़ने। ठीक है, अब उसने क्या कहा, ये तो उसने बताया है, हाँ बस उसने जनरली ये दोनों का बताया। क्या कहा उसने? ये 9 to 10 मार्क्स को मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव फीचर्स यूज टू क्रिएट अ कंसिस्टेंटली इफेक्टिव रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चर इज क्लियर, वेल बैलेंस, केयरफुली ऑर्गेनाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, मार्क्स सारे कुछ ज्यादातर बच्चों के मार्क्स ये आ रहे हैं। क्या वजह? यही सब चीजें हैं। द वर्ड वाइड, अगेन वर्ड वाइड आ गया। इस वाइड, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, वाइड। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, गौर से देखो। ठीक है, सिर्फ वाइड का फर्क है। तो वाइड का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि वाइड क्या है। ये हमें ये हमें चाहिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर इज क्लियर, वेल बैलेंस्ड, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिलिबरेट इफेक्ट। ठीक है, वाइड, ये मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करें बेटा और नैरेटिव की बात करें, दोनों में ये बात है, हमें वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी दोनों में चाहिए। ये दोनों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो वाइड यानी तुम लोगों के ये वाले मार्क्स आते हैं, पता है, ये 7 to 8 आ रहे हैं। यानी 10 में से इसकी उसकी जो है क्राइटेरिया जो है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर का और राइटिंग का, स्टाइल एंड एक्यूरेसी का। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल क्या लिखे थे उन्होंने, मतलब एक किस तरीके से लिखे है, उसमें आपने क्या क्या ऐसे चीजें डाली हैं जो नैरेटिव राइटिंग में होनी चाहिए। और एक्यूरेसी कहते हैं कोई मतलब ग्रामर मिस्टेक्स जीरो हो, पंक्चुएशन एरर जीरो हो, स्पेलिंग मिस्टेक जीरो हो, तब जाके आता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देखो, अगेन वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, ये जिस बच्चे की नेचुरली बहुत अच्छी अंग्रेजी है, जो उसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं है, उसका तो आराम से ये अचीव हो जाएगा। जिस बच्चे की है, आप लोग इस चीज को मेंटली एक्सेप्ट कर लें, आप लोगों के ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा 7 to 9 से। ठीक है, इन राइटिंग पार्ट। तो उस बच्चे को चाहिए इसमें मेहनत करे, इसमें कंटेंट एंड स्ट्रक्चर में मेहनत करे। ठीक है, ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वाली 9। ठीक है, अब मैं आप लोग जल्दी से अपने ना एक नैरेटिव राइटिंग की स्लाइड्स छोड़ो, टाइम नहीं है उसके लिए, मैं यहीं से दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1 मिनट, ये देखो नैरेटिव राइटिंग है। ठीक है, अब इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, टास्क 2। अब बेटा सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले क्या लिखते हैं। अब कभी कभार कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इससे ही स्टार्ट करते हैं। अब इस सेंटेंस को ऐड करना जरूरी है अपने नरेशन में,
ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ऐड करें। इफ़ यू नॉट गोना ऐड इट तो उसके आई थिंक एक आध मार्क कट जाता है, तो इसीलिए यू हैव टू ऐड इट यूजिंग इन्वर्ट कॉमर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, विच इज कभी कभार इट वर्क्स, मतलब लग जाता है, आप लोगों का तुक्का लग जाता है, कभी कभार स्टोरी पे फिट नहीं होता, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि एक स्टोरी पकड़ो, कोई सी एक पीडीएफ पकड़ो किसी भी मशहूर बुक की, और उसके तरीका अपनाओ। मेरी अपनी बेटी ने, जब ये आप लोगों का 11/23/2024 का पेपर हुआ था, उसने अटेम्प्ट किया था, जब बिल्कुल पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये वाला जो है फॉर्मेट। वो इस वक्त किसी टीचर को नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था। और बहुत से टीचर्स, मैंने बड़े बड़े स्कूल्स में, मेरी फ्रेंड्स थे सारे, तो उनको आता नहीं था करने। मेरे साथ ये था कि मैंने 0500 किया हुआ था, तो मुझे आइडिया था कैसे करना है। मैंने अपनी बेटी को समझाया उसको। उस वक्त मैं इस तरह ऑनलाइन ट्यूशंस नहीं लेती थी, तो ऑनलाइन मतलब क्लासेस नहीं लेती, तो मैंने उसको समझाया कैसे करना है। उसने क्या किया, उसने एक बुक पकड़ी, और बुक में उसने उस बुक को, जो जिस टीचर ने, उस ऑथर ने जिस तरीके से उस बुक को शुरू किया और बुक को खत्म किया, उसमें जो उसने वर्ड्स डाले, कम से कम उसने एक दो चैप्टर्स में से वो सारे वोकेबलरी के वर्ड्स ही पिक किए। उसने वो देखा किस तरह ऑथर से बुक स्टार्ट कर रहा है, बुक खत्म कर रहा है, उसने वही मेथड अपनाया, और उसने क्या किया, वही उसने उसी मेथड से स्टोरी लिख दी, एंड शी गॉट एन A स्टार। और वो टाइम वो था जब बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता था डेवलपमेंट क्या होती है, आर्ग्यू एवेल्यूएशन क्या होती है, नई आइडिया था बिल्कुल, ठीक है। तो ये बताना चाह रही हूँ कि एक बुक पकड़ें। हैरी पॉटर की मुझे अच्छी लगी थी, मैंने अपनी स्लाइड्स में भी दिखाई, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स में दिखाई हुई है। तो हैरी पॉटर की बुक पकड़ें, और पकड़ने के बाद उसको, जिस तरह उसने चैप्टर 1 शुरू किया ना, हैरी पॉटर कैसे एक्सप्लेन किया उसने, वो सब उस तरीके से उस मेथड को यूज करें, या कोई और अगर बुक है, कोई और बुक है, उसको यूज कर लें, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखो कोई बच्ची कह रही है कि बहुत देर लगेगी, किताब हम क्यों पढ़ें। बुक ना पढ़ो, मैं तुम लोगों के पास बुक्स होंगी, कितने अरसे से पढ़ रहे हो, है ना। डायरी ऑफ विम्पी के अलावा, वो दैट्स नॉट अ बुक, दैट्स आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दैट, इट्स नॉट अ बुक। कोई और किताब है तो उसको, कोई बुक है मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, उसको थोड़ा सा उसका एक चैप्टर स्टडी कर लो, ऑथर की तरीका स्टडी कर लो, स्टार्ट कैसे किया उसने, और 2 चैप्टर स्टडी कर लो कि आपकी स्टोरी इतनी लंबी जाएगी, और एंड कैसे किया, उस मेथड को पिक कर लो बस। 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक किताब पढ़ो। एनीवे अब कैसे करते हैं, सबसे पहले पहला पैराग्राफ क्या होता है, होता है कंटेंट, सॉरी सॉरी, P1 जो होता है आपका, P1 होता है, P1 कहते हैं, क्या कहते हैं P1 किसको कहते हैं, P1 इज सेटिंग्स। हर हालत में, हर हालत में इस चीज को स्ट्रक्चर, इसको सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसको करने के लिए जरूरी है कि यू नीड टू हैव ए प्रॉपर सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड। P1 सेटिंग्स बैकग्राउंड, ठीक है। एक छोटा सा मतलब अब मेरे पास इसमें आती हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में। आप लोगों के पेपर में 14 वर्ड्स नहीं आएंगे, आप लोगों के समझे 7 वर्ड्स आते हैं। अब मैं 7 वर्ड्स करके स्टोरी लिखती हूँ, ठीक है। 8 वर्ड्स इन 1 लाइन, मैक्सिमम 9 मैंने देखे हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को 9 वर्ड्स इन 1 लाइन देखे हैं, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखे, ठीक है। तो हम लोग फिर भी 8 कर लेते हैं, एवरेज इज 8 वर्ड्स इन 1 लाइन, ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। who is this? अच्छा, ओके, सो या ओके, नहीं ये बात गलत है आफिया, ये मैं बता रही हूँ, आपने गलत तरीके से स्टार्ट किया। P1 सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड, P2 क्या होता है, P2 इज योर इंट्रो ऑफ कैरेक्टर्स प्लस इनिशियल प्लॉट। ये अगर प्लीज, मैं आप लोग से हाथ नहीं बांध सकती, बाकी हर काम करने को तैयार हूं। अल्लाह के वास्ते मैं तुम लोगों को पैसे भी दूंगी, आप लोगों को मैं टॉफीज भी दूंगी और च्युइंगम से चॉकलेट भी दूंगी, अगर आप प्लीज इस तरीके से स्टोरी लिखो। P3 P3 क्या है, P3 क्या है, P3 इज फाइनल प्लॉट, ठीक है, सॉरी क्लाइमेक्स। P3 इज क्लाइमेक्स प्लस एंडिंग, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ओके। मत मजीद टाइम मत जाया करें, दिस इज इट, काफी है, ठीक है।
ये आपके 3 पैराग्राफ में हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, और ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है कि छोटे-छोटे 6 पैराग्राफ्स बना लें। यू गाइस आर नॉट, जो बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं वो कर लें, जो नहीं अच्छे लिख सकते मत करें। 6-6 छोटे-छोटे पैराग्राफ्स बना के आप लोग, मतलब इफ यू कैंट डू इट, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो मत लिखें, ठीक है। हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरी मेरी जो स्टोरी है उसमें ये है कि प्लॉट्स क्या है। अब क्या करो, सबसे पहले जब आपको मिलता है ये सवाल देते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पॉसिबल प्लॉट्स, पॉसिबल प्लॉट्स सोचते हैं, ठीक है। खुद सोचो, कागज है आपके पास होता है, आपके पास हर तरह का वहाँ पे, आई मीन आपके पास स्पेस है वहाँ पे। एक टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन पहले बना लो ताकि आप लिखना शुरू कर दो। वी ओपन द डोर एंड एक्साइटेडली स्टेप्ड इनसाइड, ठीक है। अब मैंने बनाया है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो घर में है, इन देयर होम, जस्ट फिनिश्ड एग्जाम्स, decide to get together at get together at a place, और वहां पे they come across supernatural, paranormal। ये आप लोग एग्जाम में ये किसी को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे, अपने नहीं लिख रहे, तो ये गंदा मंदा जिस तरीके से आप एक टाइमलाइन बना लें। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, they run away and never forget, ठीक है, ओके। ये मेरी टाइमलाइन है, ये मैंने बना दिया। अब मुझे आसान लगता है, अब मुझे समझ आ गया मैंने करना क्या। अब मैं हर हालत में P1 सेटिंग्स करूंगी। कैसे स्टार्ट करूंगी, मेरी स्टोरी कहाँ टेक प्लेस कर रही है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बच्चे हैं जो है ना वो, उसको थोड़ा सिटी को डिस्क्राइब करूंगी। इन द हार्ट ऑफ, अब मैं हर सेंटेंस को मैं 8 वर्ड्स में फिनिश कर रही हूँ। इन द हार्ट ऑफ Chelsea, in the heart of Chelsea. Chelsea is a town, Chelsea a town. In the heart of town of Chelsea. In the heart of town of Chelsea, there exists there Anna, in the heart town of Chelsea, hustle and bustle of life. Hustle and bustle of life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, hustle and bustle of life grew with every hour. Grew with every hour. Huge trees and large bungalows was a क्या कहते हैं, was a क्या कहते हैं, was a signature entity, was a signature, was a signature, was a common sight, whether it used to rain more than an average in Chelsea, but that morning it sure was sunny. It sure was sunny. Sure was sunny when Andy entered with his first exam results. Okay, ठीक है। It's a boring start. I don't give a damn about the start right now. I just want to get marks off here. I just want to get marks. Okay, I want to get so many marks. So I want to start like that. If you're gonna start, हमेशा main thing is that कि setting से start करो. Setting से start करो ना, background से start करो.
बाहर में गई, बिजली गिर रही है, अचानक एक वो जो है आप लोगों का, वो जो हवा में उड़ता रहता है, पता नहीं क्या, गोकू गोकू आ गया, और फिर डोरेमोन आ रहा है। ये इस तरह के स्टार्ट नहीं चाहिए हमें। ओके, हमें स्टार्ट कैसे चाहिए? डिस्क्रिप्शन चाहिए जगह की जहां पे वो स्टोरी टेक्स प्लेस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इसी तरह करना है, वरना आप लोग डूम्ड है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने देखे उनके, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, यू गाइस आर डूम्ड। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है देखने का, मेरा फ़ोन बंद हो गया। कैन यू शो अ स्टार्ट विद द हुक? दिस इज नॉट योर magic tricks. Can you show us a start with a hook? It's not a magic trick. इस अभी देखना क्या, मैं जो बात कर रही हूँ सुन लो, अल्लाह के वास्ते वो सुन लो तुम लोग। एंटर विद हिज फर्स्ट एग्जाम रिजल्ट्स। अब मैंने क्या किया, मैंने एंडी को इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ कैरेक्टर, ठीक है। ये वो बातें हैं जो एग्जामिनर ने देखनी है, एग्जामिनर ने महसूस करनी है। देखो इस स्टूडेंट ने एंडी को इंट्रोड्यूस किया एज अ कैरेक्टर, ठीक है। आई नो आप सब मेरे से अच्छा लिखते होगे, लेकिन थोड़ा सा गौर करो, मैं जिससे लिख रही हूँ इससे मार्क्स आएंगे, उससे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन नहीं है। एंडी एंटर विद हिज फर्स्ट एग्जाम रिजल्ट, हमने खत्म कर दिया, आगे चलेंगे। अब ये मेरा इतना ही काफी है, इतना काफी है मेरा, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन इतनी काफी है। अब मैं सेकंड पैराग्राफ लिख रही हूँ। एंडी जस्ट जस्ट 15 years old। अब 15 को हम कोशिश करते हैं, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना चाहिए, ठीक है। 15 years old, एंडी हैड। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको सेटिस्फाई करें, ये हो गया, टिक कर दो इसको। अब मैं इसको सेटिस्फाई करने लगे, P2 को। Just 15 years old, Andy had a crush, no, crush नहीं करना चाहिए, I'm sorry, had a crush on Nick. I'm sorry, why the hell am I writing this? Andy had a just 15 years old, Andy had a had an क्या कहते हैं, interesting portfolio of being the most intelligent student in college, in high school. Peter, his best friend, and only, and his best friend, and the only one who knew about his studies, about his secrets, was considered the second best, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब क्या किया, मैंने एंडी को इंट्रोड्यूस किया, बाय द वे, डायरेक्ट नहीं कि देयर वाज अ बॉय नेम्ड एंडी, ही लिव्ड इन दैट हाउस, सर नहीं किया। साथ मैंने उसके दोस्त को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, और मैंने पीटर के बारे में बैकग्राउंड बता दिया कि वो किस तरह दोनों का कितना ताल्लुक अच्छा है और कितने क्लोज हैं, ठीक है। क्या वजह मैंने बताया, क्योंकि आगे इनसे अब बहुत सी बातें होने वाली हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। दे वर फोर। अब मैंने अब मैं इनिशियल प्लॉट लिख रही हूँ, अब मैं इस पे आ गई हूँ, अब मैं ये टिक, अब मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा मैं लिख रही हूँ, ठीक है। His secrets was considered the second best। अच्छा, एक मिनट, they, अच्छा, अब they were four in number, Mary and John were also in the group, ठीक है। Let we have to celebrate। अब मैं क्या कर रही हूँ,
अब मैं स्टोरी को आगे लेके जा रही हूँ डायलॉग से, ठीक है। मैं स्टोरी को डायलॉग से आगे लेके जा रही हूँ। अगर हम यहाँ देखें कितना वर्ड्स हो गए, 102, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ 450 तक लिख सकती हूँ, ठीक है। 450 वर्ड्स तक, मतलब एज यू नो वर्ड काउंट डजंट मैटर, लेकिन स्टिल हम 450 वर्ड्स से कोशिश करते हैं स्टोरी हो जाए, नहीं तो 550 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। John, we're also in the group. We have to celebrate. Celebrate this. Celebrate. We have to celebrate today. Said Mary. Said Mary too. मेरा main character Andy है. Andy. Okay. Okay. What plan do you have? What plan do you have in mind? What plan do you have in mind? I was thinking of going to the cafe with you guys for my favorite drink, but says but ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डायलॉग से आगे लेके जा रही हूँ कन्वर्सेशन को। but John suggested that we go to Old Maple Street and visit that house. Andy almost threw up, knowing full well that it was a haunted house. Why would anybody want to celebrate it there? Want to celebrate it there. ठीक है। मसला ये कि मैं इसमें जिस तरीके से स्टोरी आगे लेके जा रही हूँ, you guys are well, I'm sure better writers than me, लेकिन I want to fulfill the sequence, the way story should be arranged, ठीक है। And he threw up knowing full well that it was haunted. It was a haunted house. Why would anybody want to celebrate there? ठीक है। आफ्टर अब क्या करने लगे, मैं गलतियां कर रही थी, अब मैं मजीद बारीकी में जा रही हूँ, मैं मजीद छोटी छोटी बातें लिख रही हूँ, छोटी। अब करते करते मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं एक अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन डाल दी है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे टू द पॉइंट लिखना चाहिए, मुझे टू द पॉइंट लिख के बात को आगे बढ़ाना चाहिए, टू द पॉइंट लिख के। यानी मैं एक स्टोरी को आगे बढ़ाऊं, ना कि मैं एक मोमेंट को आगे बढ़ाऊं। अब मैं यही करने लगी, मोमेंट को आगे बढ़ा रही थी। तो अब बजाय ये लिखने कि उसने ये बोला, मैं बात खत्म करी, मैं कहने के after an hour long discussion against Andy and Peter's will, Andy and Peter's will, they decided to go to again, and Andy and Peter's will, they decided to go to the haunted house for a one last visit before university begins for all four. ठीक है। अब मैंने जल्दी से आगे चली गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लॉट को मजीद आगे कर रहे हैं। इन द मीन टाइम लेट्स चेक आउट आवर वर्ड काउंट। 194 वर्ड्स, गुड टू गो। आप लोग सो रहे हो बच्चों, ये जागे हो? there's some techniques of school teacher flashback now। ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, स्टोरी राइटिंग बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, टेक्निक्स हैं, मैं मानती हूँ, फ्लैशबैक टेक्निक है, डाल सकते हैं।
स्टार्ट करें, लेकिन एज़ैन एक बात याद रखना, स्ट्रक्चर ये तुम्हारी टीचर कुछ भी बोल दे, ठीक है, कुछ भी कर दे, ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, स्ट्रक्चर ये, अगर ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं हो रहा और तुम लोगों ने टेक्निकें डाल रही हैं, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट गोना वर्क, यू नो दैट, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो तुम्हारा क्या क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रक्चर इज वेल बैलेंस्ड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, ये चीज नहीं मिल रही तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों स्टोरी राइटिंग में बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत कम बच्चा होता है इसके मार्क्स आते हैं, क्या वजह, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर इज क्लियर, तुम लोग टेक्निक्स डाल रहे हो, देखो जैसे ये टेक्निक्स की मार्क्स हैं, वोकैबुलरी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग, लेकिन इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट देयर द स्टोरी डजंट मैटर टू मी एटलीस्ट, ठीक है। कॉलेज में से हाई स्कूल इज कॉलेज, ठीक है, आप जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी कर दो, ठीक कर दो इसको, आज बिफोर कॉलेज बिगिंस, चलो कॉलेज कर देते हैं, फॉर कॉलेज बिगिंस, ठीक है, फॉर ऑल फोर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अभी तक इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करना है, कुछ बच्चे तीसरा पैराग्राफ शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आता इसी के अंडर है, इनिशियल प्लॉट के अंडर आता है, इसी के अंडर आता है, ठीक है, बेशक वो अलग पैराग्राफ शुरू करें, आता इसी के अंडर है, whether they like it or not, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, for one last visit before college begins for all four, ठीक है, they all agreed, okay, April 22 2020, sorry, April, okay, April 7, April 2 2026, डे बल्कि हम पहले कर लेते हैं, April 2 2015, day was cloudy with a chance of heavy rain as per forecast. Andy felt all the signs, felt all the signals and signs of a day that would go wrong, but the adrenaline rush among his peers kept him quiet. They all reached. Few moments later, they were at the doorstep. Night होना चाहिए. Night was cloudy. Day and night. Night was cloudy with a chance of heavy rain. They were at the doorstep. ठीक है? हाँ जी. Complex vocabulary. All right. Yeah, complex vocabulary. Okay. Peer is a complex vocabulary. ठीक है, अगर मेरे सेटिस्फाई हो रहा है और मैं ये फोर ऑप्शन, देखो मेरा कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, मैं वोकैबुलरी फिर भी मैं अच्छी वोकैबुलरी डाल रही हूँ, ठीक है, लेकिन और मैं ये जो 3 आपके हैं ऊपर, ये वाले पैराग्राफ्स भी सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो आई एम गुड टू गो, दे विल लाइक मी, दे रियली लाइक मी, दे विल लाइक व्हाट आई रोट। लेकिन अगर मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत एरर्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं वोकैबुलरी डालनी चाहिए मुझे, ताकि मेरे जो सिंटेक्स एरर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब है, स्पेलिंग एरर है, वोकैबुलरी से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ओके। और उसका मैं अलग से तुम लोगों को लिख के दूंगी, आज तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं वैसे जब इसको अपलोड करूंगी तो उसमें मैं एक एक्स्ट्रा पीस लिख के दे दूंगी उन बच्चों के लिए जिनकी बहुत एरर्स हैं, वो वोकैबुलरी से कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी डाली होगी तो वो चीज़ें इग्नोर हो सकती हैं।
अच्छा ठीक है ओके ठीक है. The adrenaline rush among his peers kept him quiet. Few moments later, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए. They were at the doorstep, their doorstep of the famous Maple Street house, known for its paranormal activity. ठीक है. Alright. अब हम आगे जाएंगे. Statement क्या थी? We opened the door and slightly stepped in. अच्छा, it's a V. I made a mistake. यहाँ पे गलती कर दी मैंने कि it was a personal narrative. अब समझो कि जो ऊपर लिखा है मैंने वो personal narrative लिखा है. Personal narrative के एंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है. ठीक है. ओके, ये हमसे गलती हो गई कि ओके, अब मैं आगे से इसको आई एम वी करके लिख दूंगी. वो आप लोग खुद भी चेंज कर सकते हो. मैं जब इसको अपलोड करूंगी डॉक्यूमेंट तो मैं चेंज करके करूंगी. ठीक है. ओके. अब ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है कि आप लोगों ने नैरेटिव नहीं देखा, वो पर्सनल नैरेटिव की बात कर रहे हैं. यानी इससे मैं अपनी स्टोरी लिखनी है. among peers among my peers kept me quiet. हम ये कर देते हैं. Few months later we were at the doorstep of the famous Maple Street house known for its paranormal activity. अब मैं इसको ऐसे करके लिखूंगी इनवर्टेड कॉमर्स में. We opened the door excitedly and stepped inside. आ गया. ठीक है. और अब मुझे बताओ कि क्या कितना वर्ड काउंट हो गया. देखो 262 हो गए. अब मेरे पास कितने वर्ड है. मैंने अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड काउंट को फॉलो करूं 250 वर्ड लिख लेती हूँ. ठीक है. गिव और टेक अ फ्यू. इनफैक्ट मेरी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. अब आगे क्लाइमैक्स आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमैक्स आ रहा है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे. अब मैं थोड़ा सा हाउस टर्न सॉरी oh god okay just 1 second beta, just 1 second please. Wait a second. Guys, just give me a second. मैं थोड़ी सी एक emergency, just 1 minute. Okay guys, ये देखें. The house was the house was a huge uh, Victorian style monument, but strangely no dust was seen. The sofas and क्या कहते हैं old grandfather clock. पता नहीं old grandfather clock क्या होती है. वो जो एक पुरानी होती है ना घड़ी जिसके एक हलता रहता है उसका एक उसके बड़ा लंबी सी घड़ी होती है. एक क्लॉक होती है उसे वॉल क्लॉक कहते हैं. ग्रैंडफादर क्लॉक. So an old grandfather clock remained. 1 second guys. I don't know what number he gave me. He didn't give me any number.
Yeah, he said he gave me a number. Where is it? Please take it out. And can you call Maria here quickly? Call Maria here quickly. The sofa is an old grandfather clock. Remained uh, remained spotless, as if someone cleaned it. और इधर आओ, यहाँ से ट्रांसफर करो. 1 second guys, यहाँ से जो भी नंबर है यहाँ से जैज कैश करके ट्रांसफर करो. Help him out. Okay, the sofas and old remained spotless as someone cleaned it just a day ago. No, you don't have to say. What's his number? Come here. Come. He doesn't have jazz cash. Easy पैसा करो. Telenor. Select Telenor. So this was okay. Some cleaner just a day ago. Air smelled. पता है smelt होता है third form. Air smelled like cooked sausages. Yet the kitchen was as empty as a idle man's brain. ठीक है? When you get a TP link, let me know. Okay, idle man's brain. ये बहुत अच्छा मैंने phrase डाला है, इसके marks को phrase के marks बनेंगे. ठीक है? Okay, अब इसको हम थोड़ा सा word count भी check कर लेते हैं. ठीक है? ये देखें, Shift Control C, 309. ठीक है, we got a lot of work on. Idle man's brain. As we moved forward, Peter felt hard. Move forward. A thrashing sound disturbed the atmosphere. It was Peter. Did you send it? There's some. It was Peter with. It was Peter. Who fell down. To the basement because of a leak, because of a weak, because of abandoned old unkept floor of the house. Yes. Okay. He said G कर दी. जी कर दिया. अच्छा अब ठीक है. Send it this. Please leave this. अंदर बाहर आ जाए, दरवाजा बंद कर. Okay. Based on because old unkept floor of the house. ठीक है. अब house. We all began screaming, but I knew what was happening. Mr. Grayson used to live in this house 50 years ago. No one spoke to him in the neighborhood, but yet he survived and cursed this place to be as cursed this town, cursed this house to never be occupied by any human. Andy. As I was daydreaming, as I was experiencing a divine intervention, my friends all stopped moving.
all stopped moving. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा thing and began looking at the roof. अच्छा, अब ये मेरा क्लाइमेक्स स्टार्ट हो गया, मेरा एंडिंग है. क्लाइमेक्स में कैसे स्टार्ट करूंगी? I will start this climax with a dialogue. I'll start this climax with a dialogue. Okay, here we go. So अब से करती हूँ. That is not a human. It's old man. क्या नाम था इसका? Garrison. Old man Grayson's spirit. Everyone, run for your life. Okay, run for your life. क्या नाम था? Peter screamed as all of them ran outside the house, except me. I stood there, not afraid, but emotional, but with tears in my eyes. For some reason, I felt connected with his spirit. Okay, guys, ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा उसको चेक कर लूं कि ये अब यहाँ पे ना we get out of hand. 443 words हो गए. ठीक है, I should have ended it now. ठीक है, अब ये 450 words हो गए, but the story is good. As you can see, we haven't written anything extra. Story भी अच्छी है, कोई इतनी बुरी नहीं है. ठीक है, और अब हमें इसको एंड करना चाहिए. ओके, लेकिन मेरी स्टोरी अच्छी है, मैं इसको अच्छे तरीके से एंड करूँगा ताकि मुझे मार्क्स मिले. ओके, पर्सनल नैरेटिव होता है जो हम खुद करते हैं. क्रॉस नैरेटिव होता है जो हम किसी के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, फॉर सम रीजन आई फेल्ट कनेक्टेड विद द स्पिरिट. It came towards me and said, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, make this place great again. And with that, and come towards me and said it again, and he vanished. I was brought back to reality with Peter pulling me out pulling me out of his home, or out of Mr. Graysom's home. They all went. Next day, they all went away, smiling, went away, sighing in relief how they were saved. But me, I had a mission I had a mission now to take care of that house as Mr. Grayson, Mr. Grayson's spirit told me to. Okay, guys, this is it. We ended it right there. 505 words, 50 words more हो गए. ठीक है, 50 words more is not a bad thing. लेकिन ये मैं इससे भी ज़्यादा लिख सकती थी. मैंने कंट्रोल हमें कहाँ करना पड़ता है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं.
जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई वॉज थिंकिंग गोइंग टू द कैफे विद योर गाइस फ्रॉम फेवरेट बट जॉन सजेस्टेड दैट वी गो टू द फॉरन। मैंने थोड़ा सा कॉमन साइट के मैंने यहाँ पे जब मेपल स्ट्रीट का जिक्र किया और एंडी ऑलमोस्ट, अब मैंने इस ख़त्म कर दी कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट ज़्यादा लंबी नहीं बताई, ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट है सजेस्टेड दैट वी गो टू ओल्ड मेपल्स, मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि एंडी गुस्सा हुआ, फिर मैरी ने ये कही, ये मैंने ज़्यादा बातें नहीं बताई, बस मैंने कह रही है एंडी ऑल थ्रू अप नोइंग फुल वेल इट वाज अ हॉन्टेड हाउस। एन आवर लॉन्ग डिस्कशन से मैंने ये बात ख़त्म कर दी। हमारी गलती क्या होती है, हम अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देते हैं। उसने ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, फिर दरवाजा खोला, उसने एक कदम आगे रखा, उसने दूसरा कदम आगे रखा, उसने फिर एक बंदा देखा, उस बंदे को उसने ये कोट पकड़ा दिया उसने ये कर दिया। ये अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने जितना कोशिश कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन को कम रखा और इतनी डिस्क्रिप्शन दी जो नेसेसरी थी। फिर मेरी टेक्निक्स क्या है मैं जल्दी से बता दूं, आई नो खत्म हो रहा टाइम, मैं जल्दी से बता दूं कि टेक्निक्स क्या यूज किए मैंने डायलॉग से स्टोरी फॉरवर्ड किए, क्लाइमेक्स को आइसोलेट कर दिए। अब ये क्लाइमेक्स है मेरा, ये क्लाइमेक्स और एंडिंग है, वो एग्जामिनर पता चलेगा कि उसने अच्छी की है क्लाइमेक्स एंडिंग। मैंने ज्यादा कैरेक्टर्स का शफल नहीं किया, मैं 2 कैरेक्टर्स ही रखे हैं, क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर शफल करोगे तो मैं काम खत्म हो जाएगा। मैंने अच्छी तरीके से डिवाइड किया है स्टोरी को, किस तरह, सेटिंग्स, इंट्रो कैरेक्टर्स प्लस इनिशियल प्लॉट, क्लाइमेक्स प्लस एंडिंग। इससे क्या हुआ कि मेरी स्टोरी लिमिटेड रही है, बेवजह फजूल डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दी है जिसकी वजह से मेरे 50 वर्ड्स ज्यादा हो गए, लेकिन मेरी स्टोरी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है, टू द पॉइंट है, मैंने फजूल बोरिंग नहीं है, मतलब एक दफा मतलब पढ़े तो उसको इंटरेस्टिंग लगती है, तो ये 50 वर्ड्स को वो बुरा नहीं समझेगा, क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने उसको वो किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ओके। as long as it's divided nicely there's nothing wrong in it। टेक्निक्स क्या यूज की गई हैं कि बीच में मैंने सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है 4 पैराग्राफ एनालिसिस की है, वोकैबुलरी में और भी अच्छी यूज हो सकती थी, लेकिन अगर नहीं हो रही तो मत करें, ये ना हो कि वर्डीनेस ज्यादा लगे, हर चीज डबल डबल लगे, नेचुरली जो है वो है, उसको फॉलो करें, ठीक है, ओके। और जो है अच्छा, अगर आप लोग कहते हैं तो अच्छा ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करके अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करने हो आप लोग मुझे कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट रिकॉर्डिंग को ख़त्म करते हैं।